गुड इवनिंग बेटा। हम फ्लूइड पढ़ रहे थे और फ्लूइड में हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ लिया था। जब हमारा फ्लो मोशन में फ्लूइड जो है वो मोशन में होता है, फ्लूइड फ्लो जब होगा तो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे आप कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए कि आपका जो फ्लूइड होगा वो एक तो आपका नॉन विस्कस होगा। रीजन क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। नॉन विस्कस और दूसरा मतलब उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होगी और इनकम्प्रेसिबल यानी उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इनकम्प्रेसिबल, तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लूइड फ्लो जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, आप जब आगे जाके प्रैक्टिकल में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह की तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट आपके कोर्स में केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो है और बर्नौली ने उसके लिए एक रिलेशनशिप को डेवलप किया था। ये 1738 की बात है। तो अभी हम उसी बर्नौलीज प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर देखते हैं जिसमें हम एक फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं। यहां पे बेटा आपको दो पिक्चर दिखाई गई हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज मेरे पास एक फ्लूइड है। अभी आप इसे पाइप एज्यूम कर लीजिए, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरे पास एक फ्लूइड था। हाँ जी, ठीक है। ये मेरे पास एक फ्लूइड था जो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखाया हुआ है और आगे पाइप है, आगे स्पेस बचा हुआ है। अब क्या हुआ, ये फ्लूइड अगर मूव कर रहा है तो आपका एक एंड, इसे मैं एंड वन कह रहा हूं, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो यहां पे आप देख रहे हैं यहां ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। और अब आपका जो फाइनल पोजीशन हो गई वो फ्लूइड की कुछ इस तरह से हो जाएगी। हाँ, ये आप बना लीजिए तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। ठीक, तो थोड़ा सा हमारा फ्लूइड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर चुका है। तो अगर आप अब देखें तो यहां पे जो हमारे पास ये फ्लूइड दिख रहा था रेड कलर से जो मैंने आपको दिखाया, ये सारा का सारा फ्लूइड आगे पहुंच चुका है। बाकी जो बीच में फ्लूइड है, क्या उनमें कोई चेंज आया? हाँ, अब जिसे मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको, इस वाले फ्लूइड में देखिए ये फर्स्ट इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे दोनों में इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये बात समझ में आई? ऑब्वियसली पार्टिकल जो पीछे था वो आगे आ गया, लेकिन हमने आपसे कहा था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में सारे पार्टिकल की वेलोसिटी नए नए पोजीशन पे सेम होती है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज को आप एग्जैक्टली सेम एज्यूम कर सकते हैं। तो चेंज किसमें हुआ? इधर से लेके यहां तक जो भी चेंज आया वो केवल सेक्शन वन जिसे हमने कहा और यहां फाइनल वाले में सेक्शन टू हमने जिसे कहा, इन्हीं में चेंज आया। बाकी सब तो एग्जैक्टली सेम रहा। अब देखिए बेटा, ये जो दोनों पिक्चर्स हैं, हम आगे जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिराइव करेंगे। तो उसको डिराइव करने के लिए मैं इन दोनों पिक्चर्स को आपको एक साथ दिखा रहा हूं जिससे आपको ये चीज इजीली थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो हमने इसको कुछ इस वे में दिखा दिया। ग्रीन कलर जो है वो कॉमन पोर्शन है, ब्लू कलर वाला एंटर होगा और रेड कलर या पर्पल कलर से जो आपको दिख रहा है वो एग्जिट होगा। ठीक, अब जरा सी समझिए, इसे हम कह रहे हैं एंड वन और दूसरी साइड जो है उसे हम कह रहे हैं एंड टू। और एक मैं ले रहा हूं रेफरेंस पॉइंट, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। यहां से मैं कोई भी एक स्ट्रीम लाइन आपको दिखा दूं। मान लीजिए आपने ये रेड कलर से एक कोई स्ट्रीम लाइन ले ली। ठीक है, हाँ आप कोई भी ले सकते हैं। इसकी हाइट हमने मान ली है h1 और यहां पे हमने हाइट मान ली है h2। डिफरेंट डिफरेंट, ये सेम भी हो सकती हैं बट अभी हमने डिराइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हाइट एज्यूम कर ली है। एरिया आपको लिखा हुआ दिख रहा है। एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है, फर्स्ट केस में A1 और सेकंड वाले केस में A2।
ये क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा, मान लीजिए फ्लूइड फ्लो यहाँ पे v1 है और इधर फ्लूइड फ्लो स्पीड v2 है, ठीक है। दो चीजें ये हो गई। और एक चीज और ध्यान रखनी है, लेट्स से यहां पे फर्स्ट एंड पे प्रेशर P1 और सेकंड एंड पे प्रेशर P2 है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये हमारे एजम्पशन आप कह सकते हैं कि हमारा एरिया A1 गिवन होगा आपको या कैलकुलेट करना होगा, दूसरे एंड पे एरिया A2, वेलोसिटी V1, वेलोसिटी V2, प्रेशर P1, प्रेशर P2, और जो हमने स्ट्रीमलाइन लिया उसकी हाइट H1 और H2। ठीक, अब क्या चीज में चेंज आ रहा होगा, जरा ये सोचिए। देखिए, आपको पता है कि यहां पर स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी। ये बात समझ में आई? दूसरा, अगर आप देखेंगे तो हाइट में चेंज आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो हमने पढ़ा ही है पहले, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ी थी, और इसमें कुछ वर्क भी हो रहा होगा, अभी उसको देखेंगे कि कैसे वर्क होगा। और अगर वर्क हो रहा है तो यहां पर मैं W लिख दे रहा हूं। तो सारा का सारा खेल इन्हीं तीन चीजों पे है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो यहां पे मैं कुछ नंबरिंग लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं इस एंड को फर्स्ट, अच्छा, ब्लैक कलर से दिखा देता हूं आपको। ये वाला जो एंड है इसे मैं कह रहा हूं I1, ठीक, और यहां पे मैं एंड को कह रहा हूं I2। तो इनिशियली मेरा जो फ्लूइड है वो I1 I2 के बीच में है, और यहां पे ये जो ब्लू कलर का दूसरा एंड है इसको मैं कह रहा हूं F1, और यहां पे मैं कह रहा हूं F2, ठीक है। F1 F2 समझ में आई? ये दो एंड्स हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, सपोज फ्लूइड इज लाइंग, suppose fluid is lying in a pipe between I1 and I2 initially। I1 एंड I2 क्या हैं? दो एंड्स हैं जिसमें वो फ्लूइड था, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से शुरू हो रहा है और ग्रीन कलर पे एंड हो रहा है, ओके। एंड इन टाइम इंटरवल आप dt भी ले सकते हैं, डेल्टा टी भी ले सकते हैं, मैं डेल्टा टी ले रहा हूं। इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी मूव टू F1 एंड F2, दो पोजीशन पे ये पहुंच गया फाइनली, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे फ्लूइड पहुंच चुका है। नाउ ये जो डेल्टा x1 मैंने लिखा है, जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आप देखेंगे ये डिस्टेंस आपको डेल्टा x1 लिखा हुआ दिख रहा है, रेड कलर से दिखा है मैंने आपको, ठीक है, ओके। ये जो रेड कलर वाला आपको डिस्टेंस दिख रहा है, आप मुझे बताएंगे ये कितना होगा? ये हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कर चुके हैं। तो आप कहेंगे डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t, और इसी तरह से डेल्टा x2 आप कह सकते हैं v2 डेल्टा t। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए? यस, आपने कहा ये जो डिस्टेंस है ये स्पीड इनटू टाइम है, तो सेकंड एंड पे जो आपका फ्लूइड मूव किया है स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, वो कितना हो चुका है? v2 इंटू डेल्टा टी, और फर्स्ट एंड पे जो मूव किया है वो है v1 इंटू डेल्टा टी, ओके। अब जरा सी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताइए, इस पूरे को एक आपको ये कंटेनर टाइप का दिख रहा है, आप इसको भी सॉलिड एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो ये P1 प्रेशर है, जब ये फोर्स लगाएगा तो ये किस डायरेक्शन में लगाएगा? हाँ, P1 प्रेशर कहां पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये डिलीट कर दूं जिससे आपको ये चीजें समझ में आए, आपने नोट कर ली होंगी। हाँ जी, ये रहा P1 प्रेशर है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी कोई फ्लूइड फोर्स लगाता है तो बिल्कुल उस तरह से लगता है जैसे नॉर्मल फोर्स लगा करता था। तो यहां से आपका जो फोर्स होगा वो इनवर्ड लगेगा, इसे मैं F1 कह सकता हूं। एंड वन पे देखिए, एंड वन पे जो आपका फोर्स है वो कैसे लगेगा? इनवर्ड्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका फ्लूइड मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकंड एंड पे देखिए, चलिए सेकंड एंड पे भी आपको बाकी चीजें डिलीट कर दे अभी।
सेकंड एंड पे देखिए। ओके, अब आप अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर अब जो फोर्स लग रहा है वो फिर से इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है P2, लेकिन अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इधर है बेटा, डेल्टा x2 जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। ओ ये P2 इंटू A2 है, सॉरी वो F2 है ये बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, F2 ले लीजिएगा, फोर्स है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जरा देखिएगा, यहां पे नोट कर रहा हूं मैं, हाँ, वर्क डन एट एंड 1, बहुत ध्यान से, क्या हो जाएगा, F1 डॉट डेल्टा x1, और बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ये आपका आ जाएगा P1 A1, ठीक है, P1 A1, ये तो आपका फोर्स 1 आ गया, इंटू डेल्टा x1 की वैल्यू है V1 डेल्टा टी, ठीक। और प्लीज ध्यान रखिएगा ये वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा, ये वर्क में हमने पढ़ा हुआ है, ओके। वर्क डन एट एंड 2, सेकेंड एंड पे ये आपका हो जाएगा F2 डॉट डेल्टा x2। अब आप देखिए यहाँ पे आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, तो यहाँ माइनस साइन लिख दूं पहले, ओके। और ये आपका हो जाएगा P2 A2 V2 डेल्टा टी, चेक करो जरा, ये P1 A1 फोर्स है, V1 डेल्टा टी डेल्टा एक्स है, ये P2 A2 फोर्स है, V2 डेल्टा टी डेल्टा एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके, नोट कीजिए। तो अब बेटा ये आपने देखा कि वर्क डन हुआ किस पे हुआ, आपके फ्लूइड पे, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेट वर्क डन कितना हो गया, आप यहां पे लिख सकते हैं नेट वर्क डन। नेट वर्क डन आपका हो गया वर्क डन एट एंड 1 प्लस वर्क डन एट एंड 2, और ये आपका आ जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, नोट कीजिए। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, ये जो A1 V1 है और A2 V2 है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है इसलिए हमारा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा, बहुत बढ़िया। तो अब आपने कहा कि भाई ये जो आपका टर्म आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, जरा समझते हैं। ये मेरा हो जाएगा बेटा P1 A1 V1 की जगह में, अच्छा एक मिनट, एक चीज और यहीं पे समझ लो, ये जो आपका A1 डेल्टा x1 है इसे मैं डेल्टा V कह लूं, A1 एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो मैं इसे डेल्टा V1 माइनस P2 डेल्टा V2 लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है। ये मेरा नेट वर्क डन हो गया, नेट वर्क डन, ठीक। हाँ, ऐसा हमने गैस लॉस में भी तो पढ़ा था इस टाइप से, ओके। तो प्रेशर इंटू वो जो छोटा सा डेल्टा V1 क्या है, वो जो आपका ये वाला वॉल्यूम दिया हुआ है, समझना बेटा, ये वाला वॉल्यूम जो दिया हुआ है ना आपको, हाँ, ये आपका डेल्टा V1, और इधर जो वॉल्यूम दिख रहा है ये आपका डेल्टा V2 है सेकेंड एंड पे, ठीक है, जो रेड और ब्लू कलर से आपको दिखाए थे पहले, ओके, वेरी गुड। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि ये डेल्टा V1 और डेल्टा V2 दोनों तो बराबर हैं, जितना वॉल्यूम एंटर किया उतना दूसरी साइड से एग्जिट किया है, तो नेट वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, नेट वर्क डन को मैं लिख सकता हूं P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे ध्यान, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, ये मेरा नेट वर्क डन। अब बहुत ध्यान से समझ, जितना हम अभी तक पढ़ के आए, वर्क पावर एनर्जी हमने पढ़ा, हमने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास कोई वर्क होगा
तो वो वर्क क्या करता था, या तो वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता था या वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता था, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड, टोटल वर्क डन ऑन फ्लूइड, ये आपके पास आ गया है P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। ठीक, एंड दिस वर्क डन आइदर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, या चेंजेस लिख दीजिए। दिस वर्क डन, इंक्रीज डिक्रीज हमें नहीं पता, डिपेंड करेगा कि पोजीशन क्या है। तो दिस वर्क डन चेंजेस लिख दीजिए, दिस वर्क डन चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। फाइन। अच्छा देखिए अब क्या होगा, अगर मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कहूं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, तो वो क्या आएगा? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि mgh2 माइनस mgh1 ऐसे, लेकिन वो m की जगह मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा m। डेल्टा m क्या है? वो जो मास एंटर किया और जो एग्जिट किया। ठीक है, डेल्टा m लिख भी देंगे, नीचे लिख देंगे, डेल्टा m इज मास ऑफ फ्लूइड एंटर ऑब्लिक एग्जिट, दोनों एक ही चीज है, जितना एंटर करेगा उतना दूसरे एंड से एग्जिट करेगा। एंटर एग्जिट एट एंड 1/2, 1 पे एंटर कर रहा है, 2 से एग्जिट कर रहा है। ये बात समझ में आई? तो डेल्टा m g h2 माइनस h1 लिखूं। देखो ये सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत आसान है बर्नौली का डेरिवेशन, और स्कूल में पक्का मिल जाता है। हाँ, कंपटीशन में तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो याद रखने से काम चल जाएगा, स्कूल में तो डेरिवेशन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डेल्टा एम जी h2 माइनस h1। डेल्टा एम क्या है? वो मास है जो एंटर कर रहा है, ठीक, जो आपको ब्लू और रेड कलर से दिखाया गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा? डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं थोड़ा सा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये बात समझ में आई? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, यही होता था। अब m की जगह क्या हो गया? डेल्टा m। ठीक है, पूरा फ्लूइड नहीं, यहां ध्यान से समझना है इसको, एक बार आपको ले जा रहा हूं ऊपर फ्लूइड पे। बेटा देखो हुआ क्या कि ये जो आपके पास ग्रीन कलर से आपको दिखाया हुआ है ना, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी सेम रही है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रही इस पूरे ग्रीन कलर वाले पोर्शन की, चाहे आप इनिशियल कंडीशन में बात करें। ये देखिए यहां पे बात कीजिए, हाँ जी, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रीन सेम होगी। क्यों? स्ट्रीमलाइन फ्लो है, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी, मास भी सेम होगा इतनी क्वांटिटी में अंदर जो है। ओके, तो चेंज किसमें आया? यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, दूसरा प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 पोटेंशियल एनर्जी 2, ये बात समझ में आ रही? तो चेंज इन्हीं दोनों में आया, और इनका चेंज मैंने कैसे लिखा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखा डेल्टा एम जी H2 माइनस H1। ओके, बस अब मैं इन तीन चीजों को इक्वेट कर दूंगा। मैंने क्या लिखा है? P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V दैट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा mg H2 माइनस H1। ठीक है, आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकते हैं या किसी भी तरह से लिखना चाहें। यस, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ठीक, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब इंटरेस्टिंग चीज, यहां से मैं कह सकता हूं डेल्टा m बाय डेल्टा v। डेल्टा m क्या है? वो जो एक छोटे से सेक्शन में मास था और उस छोटे सेक्शन का वॉल्यूम,
तो इसको मैं कह सकता हूं ये मेरी डेंसिटी है। इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा वी से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय डेल्टा वी, यू विल गेट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए मैंने किया क्या, पूरी इक्वेशन को डेल्टा V से डिवाइड कर दिया। कर सकता हूं, अगर ऐसा किया तो ये पोर्शन कैंसिल हो गया, यहां पे मैं रो लिख सकता हूं, यहां पे मैं रो लिख सकता हूं। और ये मेरी बन गई बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन जो मेरी बनी, ये मेरी आ गई। वन वालों को सबको एक साइड ले लेते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू, दूसरी साइड ले जाएंगे, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये रही आपकी बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर कोई दो पॉइंट लेते हैं तो प्रेशर, समझिएगा बेटा, ये है आपका प्रेशर, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है आपकी, जस्ट मोमेंट उल्टा लिख दिया मैंने, ये काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर बाय v, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इनका सम कांस्टेंट होता है। फिर से एक बार, क्या कहा मैंने आपसे, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट होता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंडीशन क्या है, शुरू में मैंने आपको फ्लूइड के बारे में लिखाया था। फ्लूइड हमारा कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब है नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल। अब नॉन विस्कस क्यों, अगर नॉन विस्कस नहीं होगा तो बेटा एनर्जी का लॉस होगा। जब आपकी लेयर एक दूसरे के ऊपर चलेंगी तो उनके बीच फ्रिक्शन होगा और वहां पे हीट जनरेट होगी, तो कुछ एनर्जी आपकी टेम्परेचर चेंज में चले जाएगी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज नहीं करेगी। समझ में आया? तो यहां पर कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो इसलिए उसको क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस। दूसरी चीज इनकम्प्रेसिबल। अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल है, तो डेंसिटी में चेंज आ जाएगा, और अगर डेंसिटी में चेंज आया तो डेल्टा एम बाई डेल्टा वी, ये सेम जो रो आपने कांस्टेंट लिया हुआ है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वहां रो 1 रो 2 इस तरह से कुछ वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। बर्नौलीज प्रिंसिपल कब या बर्नौली इक्वेशन कब वैलिड होती है, फॉर आइडियल फ्लूइड। ठीक है, और ये आइडियल फ्लूइड आपका है इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। वर्ड्स में अगर आप लिखना चाहें तो एज वी मूव अलोंग अ स्ट्रीम लाइन द सम ऑफ प्रेशर, दैट इज P, कई बार इसे प्रेशर एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। एक्चुअल में है क्या, ये एनर्जी कंजर्वेशन ही है। फ्लूइड के लिए एनर्जी कंजर्वेशन ही है, ये हम पर यूनिट वॉल्यूम कह रहे हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज PV बाय V। ठीक है, फिर हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां पे आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका कांस्टेंट। यही बात करता है, अगर हमने फिक्स कर दिया वॉल्यूम को, मास को फिक्स कर दिया, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही तो था मैकेनिकल एनर्जी।
यहां पर बस एक ये प्रेशर एनर्जी और आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी में थोड़े से चेंज करते हैं। ये जो इक्वेशन है बड़ी बढ़िया सी इक्वेशन है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अगर दोनों एंड पे वेलोसिटी सेम, ऐसा कब होगा? देखिएगा केस वन। हाँ, वो इक्वेशन तो हर जगह वैलिड है, बट कुछ स्पेशल केसेस में आपको लिखा देता हूं। इफ A1 इज इक्वल टू A2, अगर ऐसा है तो V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। लिख सकते हैं आप। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, बर्नौली इक्वेशन, वो क्या हो जाएगी? P1 प्लस हाफ रो, ओके मैं इसे V लिख दे रहा हूं, V स्क्वायर प्लस रो G H1। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आएगी, P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H2। ये बात समझ में आई? ओके, अब देखिए ये वाला टर्म तो आपका कैंसिल हो गया, हाफ रो V स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो G H2 माइनस H1। अरे ये क्या है? फ्लूइड में जो प्रेशर डिफरेंस था वो यही तो था, डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस रो G डेल्टा H। कुछ याद आया? हाँ, हम उसे रोजी पी को रोजी एच कह लेते थे मैग्नीट्यूड वाइज, बट एक्चुअल में क्या होता था? हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। यस, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, केस टू देखिएगा, ये ध्यान रखना बेटा। केस टू क्या है? केस टू में मैंने आपसे कहा कि अगर दोनों साइड मैंने हाइट सेम कर दी, इफ H1 इज इक्वल टू H2, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इस पार्ट का होता है। ऐसा नहीं कि कोई और पार्ट नहीं लग सकता, बट सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसका होगा। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H। H1 इज इक्वल टू H2 को मैं H ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H। हाइट बराबर है, अगर हाइट बराबर है तो ये वाला टर्म गायब हो गया। देख लो, आराम से देख लो। ओके, तो अब क्या बना? अब आपके पास बना P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। जरा ध्यान से समझना, ये क्या कहता है? अगर किसी फ्लूइड फ्लो में दोनों साइड, दोनों एंड पे, दो एंड जो आपने एज्यूम किए उन पे हाइट अगर सेम है, तो अगर मैं प्रेशर को हाई करूंगा तो मेरी वेलोसिटी को लो होना पड़ेगा, और प्रेशर को अगर लो करूंगा तो वेलोसिटी को हाई होना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो वहां वेलोसिटी कम होगी। एक ही फ्लूइड की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपने दो अलग अलग केसेस में ले रहे हैं। एक स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात हो रही है। अगर दो एंड सेम हाइट पे हैं तो एक साइड पे अगर आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, या दूसरे वे में आप कह सकते हैं अगर कहीं वेलोसिटी बढ़ रही है तो वहां पर प्रेशर कम हो रहा होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए बर्नौली इक्वेशन को एक डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा हूं, थोड़ा सा बस रीअरेंज कर रहा हूं। पहले तो जो आपको लिखाई थी वही लिख देते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H, ये आपका कांस्टेंट। प्लीज ध्यान रखिएगा बेटा, ये सब के सब आपके प्रेशर के टर्म्स में है, तभी आप इन्हें ऐड कर पा रहे हैं। डायमेंशंस में हमने इसे पढ़ा था, तो ये प्रेशर टर्म्स है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको कई बार हाइट के टर्म्स में लिखा जाता है। हाइट के टर्म्स में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरी इक्वेशन को आप रो जी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी P बाय रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर बाय G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिखा दे रहा हूं मैं आपको, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे रो जी
रो जी, रो जी और रो जी, ये कर दिया। ऐसा क्यों किया? यार मेरे पास जो फ्लूइड मैंने लिया हुआ उसका रो मेरा कांस्टेंट है। अरे एक फ्लूइड लूंगा तो वो फ्लो करते करते थोड़ी डेंसिटी मेरी चेंज हो रही है, तो रो कांस्टेंट हो गया। और हाइट भी जब हम बात कर रहे हैं तो हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जी मेरा जो है वो भी कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ भाई, 1 2 3 किलोमीटर क्या 32 किलोमीटर तक कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट तो आना नहीं है। बस, तो ये आपने कहा रो और जी से हम डिवाइड कर देते हैं, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब आपके पास यहां से आप देखेंगे ये रो कैंसिल हो गया, यहां से रो जी और रो जी कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। नोट कीजिएगा। अब ये इक्वेशन किसके टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ हाइट। ठीक है, एक्चुअल में इसे कहते हैं हेड। तो ये आपका कहलाता है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड। ये आपका कहलाता है वेलोसिटी हेड। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, और ये आपका कहलाता है ग्रेविटेशनल हेड। ये यूज होते हैं जब आप वाटर टैंक वगैरह डिजाइन करते हैं वहां पर। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड, तो इनका सम भी किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो में कांस्टेंट होता है। तो जो आपके घर पे टैंक से लेके पाइपलाइन आपके यहाँ तक पड़ती है, तो उसमें फ्लो का प्रेशर, हाइट, ये सब चीजें डिजाइनिंग में काम आती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बर्नौलीज इक्वेशन जिसे आपने कहा, उसके मैंने दो डिफरेंट फॉर्म आपको दिखाए, एक प्रेशर के टर्म्स में, दूसरा हाइट के टर्म्स में। अब बात करेंगे टॉरिसेलीज लॉ की। एक और नाम है, यहाँ पे एक टर्म यूज में आएगा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। लिख लीजिएगा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, EFFLUX। ठीक है, एफ्लक्स का मतलब होता है आउटफ्लो, फ्लूइड आउटफ्लो। एफ्लक्स मींस फ्लूइड आउटफ्लो। ठीक है, अब ये लॉ क्या है, इसके लिए मैं आपको एक टैंक दिखाता हूं। अगर मेरे पास ये आ गया मेरा टैंक, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर दें। देखिए ये हमारे पास एक टैंक है, ओपन टैंक है। हाँ, यहाँ पे आपके पास एयर है ऊपर, ठीक। और इस पे आपने इसका कुछ एरिया ले लेते हैं। ये हमारे पास इस टैंक का हमें कुछ एरिया दिया गया है, इसे मैं कैपिटल ए कह देता हूँ। और ये हमारे पास इसमें एक छोटा सा हमने होल कर दिया है। चलिए अभी हम इसे ना, इसे A2 कह लेते हैं, इसे A1 कह लेते हैं। इस तरह से हम कुछ एरिया ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे बाद में। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए आपके टैंक में एक होल हो गया, तो यहां से आपका वाटर जो है वो बाहर आएगा, फ्लूइड आउटफ्लो। ओके, लेट्स से यहां पे हमारी स्पीड V1 है। ये बात समझ में आई? तो भाई जब यहां से पानी निकलेगा तो ऊपर वाला एंड भी तो नीचे जा रहा होगा, तो इस सरफेस की, टॉप सरफेस जो है, इसकी भी कुछ स्पीड होगी V2। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि हमारी एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो हर जगह एप्लीकेबल होगी। तो फ्लूइड का कोई भी क्वेश्चन आए, एक बार जरूर देखिएगा यार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। एक तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज में आएगा, कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता इस तरह का, आपको ये A2 दिया ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, अगर आपसे कहा गया A2 जो है वो A1 से बहुत बड़ा है, ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर के ऊपर छत पे जो टैंक रखा हुआ है, हाँ, आपके एक दिन किसी दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई और आपने कहा नहीं मैं तो इसमें होल करूंगा। हाँ भाई, अच्छा खासा पानी का टैंक था, आपका मन आ गया उसमें होल करूंगा, लेकिन फिर याद आया कि मम्मी या पापा को पता चलेगा तो फिर कुटाई भी बहुत होगी। तो आपने क्या किया, मन तो था कि करना है कुछ, तो आप क्या गए, एक पिन लेके गए छोटी सी, और आपने उससे होल कर दिया, ठीक है। तो सोचिएगा अगर वो पिन से होल होगा तो आपके पिन से आपको दिखेगा वो वाटर जो है, यहाँ पे अगर आपका होल बहुत छोटा है तो ये वाटर आपका निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा, इस तरह से एक वाटर जेट आ रहा होगा बाहर, है ना।
हाँ, लेकिन ऊपर टैंक की स्पीड जो है ये V2 आपकी ऑलमोस्ट 0 होगी। 1 घंटा हो जाएगा तब भी वो लेवल नीचे नहीं गया होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि A2 इज मच मच ग्रेटर देन A1, तो आप क्या कहेंगे? V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1, और A2 क्योंकि बहुत बड़ा है तो V2 इज ऑलमोस्ट 0। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो आप यहां पर V2 को 0 ले सकते हैं, लेकिन कब? जब आपने कहा कि भाई हमारे पास जो होल का एरिया है दैट इज मच मच लेस देन एरिया ऑफ टैंक। क्लियर है? अब 2 पॉइंट मैं इसमें ले रहा हूं। एक मैंने सेकंड जो है वो मेरी टॉप सरफेस वाला पॉइंट है, और 1 जो है वो जस्ट आउटसाइड दिस होल है। बहुत ध्यान से समझना, होल के बाहर, यानी आप एटमॉस्फेयर पे आ गए। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट पॉइंट पर P1 प्रेशर क्या होगा? एयर के साथ कांटेक्ट में है P एटमॉस्फेरिक, और यहां भी एयर के साथ कांटेक्ट में है P2 भी क्या होगा मेरा? P एटमॉस्फेरिक। कुछ बात समझ में आई? एक चीज का ध्यान रखना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। बेटा ध्यान रखना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस है। इसे मैं P3 कह रहा हूं, इसे मैं P2 कह रहा हूं। P3 और P2 में प्रेशर डिफरेंस है, तभी तो वो फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है। आया समझ में? चलो, तो अब अगर मैं 1 और 2 पोजीशन पे बर्नौली अप्लाई कर दूं, बर्नौली प्रिंसिपल को अप्लाई कर दो, बर्नौलीज इक्वेशन लगा दो 1 और 2 पे। था क्या? पहले तो बर्नौली लिख लेते हैं भाई। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये हमने बर्नौली इक्वेशन लिखी। अब जरा से समझते हैं बेटा। देखिए, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट में ग्राउंड को ले रहा हूं। ग्राउंड से मेरी हाइट H1 है और यहां पे मेरी हाइट H2 है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ओ ओ ओ ओ ओ इसको चेंज कर लो बेटा, ये P2 कर लो। हाँ, वो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। होल को 1 माना है और जो टैंक का टॉप सरफेस है उसको 2 माना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एरिया हमने उसी से लिया है। चलिए, अच्छा जी, अब देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, क्या बनेगी। आपने कहा P1 और P2 दोनों P एटमॉस्फेरिक के बराबर है। मैंने यहां पे PA लिख दिया। फिर मैंने आपसे कहा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1। यहां पे मैं 0 लिख दूं, V2 को 0 ले लिया। क्यों? ये स्पेशल कंडीशन है बेटा, जब मैंने आपसे कहा है कि A2 इज मच मच लेस देन A1। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आपको दो इक्वेशन मिली हुई। ओके, और साथ में रो G H2। देखना कितने बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। अब आप कहेंगे ये PA और PA कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए, जैसे ही PA कैंसिल हुआ, अब बहुत ध्यान से देखना, PA को मैं यहां से गायब कर दे रहा हूं। आप ऐसे मिटाना मत, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। आप नेक्स्ट लाइन पे लिखो। आपने इसको गायब कर दिया, ये सब चीजें गायब हो चुकी हैं आपकी। अब आपके पास जो बचा हुआ है उसमें से ये रो क्या कैंसिल हो जाएगा? पहले नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। ओके, तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू G H2 माइनस H1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अरे ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैंने आपसे क्या कहा? V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2G H2 माइनस H1 क्या है इक्वेशन में? देखो, H2 माइनस H1, आपको ये H दिया हुआ है। H है क्या? आपके होल और टॉप सरफेस के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो हाइट ऑफ सरफेस फ्रॉम द होल, तो 2GH। ये इक्वेशन कुछ पढ़ी हुई नहीं है? V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। अरे ये तो फ्री फॉल की इक्वेशन है, सेम एज फ्री फॉल इक्वेशन। याद आया? जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते थे H हाइट से, तो बिल्कुल 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 वही इक्वेशन है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका कंटेनर ओपन है
ओपन कंटेनर में आपका होल टॉप सरफेस से h हाइट डिस्टेंस पर है, तो वहां पे जो स्पीड होगी वो √2gh होगी। नोट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं दिखा देता हूं आपको, पूरा 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 दिखा रहा हूं, ये लिखिए, ये लीजिए। अब अगर हम इसको फिर से एक बार देखना चाहें, तो अगर आपके पास यहाँ पे बेटा ध्यान रखिएगा, ये ओपन कंटेनर आपका होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास P एटमॉस्फेरिक है, यहाँ ये जो प्रेशर लग रहा है ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर लग रहा है। तो जो आपके पास होल है वहां से जो भी आपका फ्लूइड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी √2gh होगी। यहाँ पे h का विशेष ध्यान रखिएगा, h इज द हाइट फ्रॉम होल टू टॉप सरफेस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपने बिल्कुल इसके बेस पे होल कर दिया और बेस की हाइट लेट से आपको कैपिटल H दी हुई है, तो अगर आपने बेस पे होल किया, यहां भी कर सकते हैं आप, नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी आपकी होगी या इस डायरेक्शन में बिल्कुल बेस पे जो वेलोसिटी होगी ये आपकी कितनी हो जाएगी, √2gh। क्लियर है, √2gh अगर बेस पे है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। दूसरी चीज, फ्री फॉल हमें समझ में आ गया, तो एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा। मान लीजिए आपसे कभी कहा जाए, मैं उसको पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल डिराइव कर सकता हूँ, उसमें आ जाएगा आपका आंसर भी, बट जरूरत है नहीं अभी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि A1 और A2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये A2 है, ये A1 है, एंड A1 इज इक्वल टू A2/2। ठीक है, हाँ A2/2 या A2/10 ऐसे दिया हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे आपकी वेलोसिटी अगर u है, टॉप की वेलोसिटी u ले लीजिएगा, इधर वेलोसिटी v ले लीजिए। ठीक, तो आपकी इक्वेशन आएगी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, वही फ्री फॉल वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये है क्या कहानी, जरा समझिए बेटा। यहां से आप एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो जिस समय ये बॉल इस पोजीशन पर आएगी तो यहां से बाहर निकलने की इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, √2gh। अब अगर यहाँ पे आपकी बॉल की वेलोसिटी u है, तो ये कितनी हो जाएगी, u² प्लस 2gh। ठीक है, और एक इक्वेशन आपकी A2u इज इक्वल टू A1v, ये भी साथ में अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये दो इक्वेशन आपकी अप्लाई होंगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली का रिजल्ट आ गया, इसको टॉरिसेली लॉ आप कह देंगे। ठीक है, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, वही दो इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं पहले, एक हमारी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरी हमारी है बर्नौलीज इक्वेशन। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है बेटा, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें क्या है कि फ्लूइड और साथ में जो हमने मोशन में पढ़ा था ना, काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जिस पे हमने छत पे खड़े होकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया था, वो वाली चीज मिलके। तो यहां पर आपको बताना है ये रेंज क्या होगी, दिस इज रेंज, वाटर कितनी दूर गिरेगा। फाइन, इसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, आप अगर देखें तो ये जो आपको हाइट दिख रही है ये आपकी √h-h ये हो जाएगी। क्लियर है, तो अगर आपको याद हो, हम किसी बॉल को u स्पीड से थ्रो करते थे, तो और h हाइट अगर आपके पास है, लेट्स से मैं, चलिए h-h ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि टाइम ग्राउंड पे पहुंचने का कितना होता था, √2h-h/g। ये समझ में आया, कितना टाइम किसी बॉल को नीचे गिरने में लगता था। तो यहाँ पे भी अगर आप फ्लूइड के पार्टिकल एज्यूम करेंगे, तो इन पार्टिकल को ग्राउंड पे आने पे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, √2h-h/g। ये बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आ गई, तो अब आप कहेंगे कि भाई ये रेंज क्या होगी, ये रेंज होगी v इंटू टी। रेंज इज इक्वल टू v इंटू टी। v आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जितना टाइम लगेगा उतने टाइम के लिए ट्रेवल करेगी। तो ये रेंज एक बार और आपको दिखा दूं, ये वाली रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये कंटेनर जो है ये आपका ग्राउंड की सरफेस पे है, ग्राउंड से ऊंचा नहीं है। ठीक है, सेम ग्राउंड पोजीशन पे पहुंचने की बात हो रही है। तो अब v कितना है,
अभी अभी हमने देखा था v हमारे पास है √2g(h), यही आया था। और हमारे पास टाइम कितना आया है, √2h-h/g। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका g और g कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 2 √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे h-h। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। रेंज आपकी क्या होगी, ट्वाइस ऑफ √h-h-h। या कई बार क्वेश्चंस में कैसे दे देते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये आपको हाइट दे देंगे h1 और ये वाली हाइट दे देंगे h2। बात समझ में आई? तो ये आपका हो जाएगा 2√h1h2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आपको हाइट क्या दी इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो रेंज आपकी 2√h1h2। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा रहा हूं, पहले से नोट कीजिए, फिर आपको चेंज करके दिखाते हैं इसको, थोड़ा सा चेंज करके। अब देखिए, बिल्कुल पहले वाली सिचुएशन है। अभी भी आपका जो कंटेनर है ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, और मैं इसको दिखा दूं आपको। ये देखिए, ग्राउंड पे इस तरह से रखा हुआ है। हाँ जी, ठीक है। आपको क्या कहा गया कि पहली बार जो एच हाइट थी वो टॉप सरफेस से थी। अब उन्होंने कहा कि भाई ये टोटल हाइट तो आपकी एच थी, सेम है, बट अब आपका जो होल है वो ग्राउंड से एच हाइट पर है। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे आपकी ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, h-h। ठीक है, होल और टॉप सरफेस के बीच जो हाइट होगी वो, ठीक। अब आपको ये रेंज निकालनी है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी भी आप कहेंगे सर R = v/t। अब मुझे बताओ कि टाइम कितना आएगा। यहाँ पे हाइट h है, ये वाली हाइट, तो टाइम आपका आ जाएगा √2h/g। ठीक, और यहां से अगर मैं v कैलकुलेट करूं तो v कितना आ जाएगा, √2h-h/2gh था ना, ये आ गया। चलिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। v को √2gh-h और √2h/g। क्या हुआ, g से g कैंसिल, ये आपका कितना आ गया, 2√h-h अरे ये तो पहली वाली रेंज आ गई, R = 2√h-h/h। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए बेटा, कि आपकी रेंज सेम आएगी अगर आपके होल की हाइट या तो ग्राउंड से h हो या टॉप मोस्ट पॉइंट से डेप्थ h। फिर से बता रहा हूं, यही देखिएगा। चलिए, इस बार ना मैं आपको एक डिफरेंट टैंक बना के दिखा दूं। देखिएगा, ये मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरी हाइट h है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 होल कर रहा हूं। एक होल मैंने किया इस पोजीशन पर जो टॉप सरफेस से, प्लीज ध्यान रखिएगा कंटेनर से मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कंटेनर की हाइट ये दिखाई। यहां से h डेप्थ जो है वो अलग है। मुझे क्या लेना है, वाटर की जो टॉप मोस्ट सरफेस है वहां से डेप्थ लेनी है। तो चाहे मैं इसे यहां से h ले लूं या मैं बेस से h हाइट ले लूं। मैंने 2 होल किए। अब बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गई तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज। ठीक है, यहां से बेटा आपका जो वाटर निकलेगा v, उसकी स्पीड क्या होगी, कम या ज्यादा। देखिए, मैंने ब्लू कलर नीचे वाले का बड़ा बनाया क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक, लेकिन यहां से जब ये ऐसे आएगा तो गिरेंगे दोनों एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर। क्यों, सेकंड वाले में टाइम कम मिल रहा है, ऊपर वाले में टाइम ज्यादा मिल रहा है। ओके, तो दोनों की रेंज जो है वो सेम आएगी। क्लियर? हाँ, आप किसी भी हाइट पर 2 होल कर लीजिए,
अगर वो बेस और टॉप से सेम डिस्टेंस पर हैं तो उनसे जो आउटफ्लो होगा, जो जेट निकलेगा, उसकी जो रेंज ग्राउंड सेम लेवल पे, ध्यान रखिएगा, हाँ सेम लेवल पे रखे हुए हैं, वहां पर एग्जैक्टली सेम रेंज आएगी। और वो मैंने आपको ऊपर प्रूव भी किया, रेंज की वैल्यू आपकी थी √2h h माइनस h। ठीक है। अच्छा, यहीं पर कई बार पूछ लेते हैं कि रेंज मैक्सिमम कब हो। तो रेंज मैक्सिमम होगी जब आपकी ये जो मिड पॉइंट है ना यहां पर, हाँ बिल्कुल मिड पॉइंट पर, ये हाइट चाहे नीचे से ले लीजिए चाहे ऊपर से ले लीजिए, h/2 जब होगी तो ये रेंज मैक्सिमम होगी। आर मैक्स व्हेन, इसको नोट कर लो, h इज इक्वल टू h/2। अगर आप बॉटम से जो सरफेस का पॉइंट है उसके बिल्कुल सेंटर पे होल कर देंगे तो आपकी रेंज मैक्सिमम आएगी। बिल्कुल 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 नोट कीजिए। और ये होगी कितनी, 2√h की वैल्यू h/2 और h माइनस h की वैल्यू भी h/2। अरे ये क्या आ गया, तो ये क्या h हो जाएगी, चेक कर लेना, आर मैक्स की वैल्यू h आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज h आ सकती है जो आपकी हाइट है, कब आएगी, जब आप मिड पॉइंट पर होल करेंगे। और किस केस में, सेम ग्राउंड पर जब वो रखा हुआ है उसी ग्राउंड पे आपको उसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं जब आपको दे दिया जाता है टैंक किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। देखिएगा, कई बार बेटा आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह का मिल जाता है कि मान लीजिए ये आपको दी स्मॉल h, ठीक है, या h1 कह लीजिए, और ये हाइट आपको दी हुई है h2। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। और अब आपसे कहा जाए कि भाई आप कहीं पे होल कर दीजिए, ठीक है, तो बिल्कुल अब आप क्या करेंगे, अब देखिए जो भी आप होल करेंगे, कहीं पे भी मैं कर देता हूं, ये मेरे पास होल है, ये हाइट मैंने ले ली h, टॉप से h ले ली, ठीक है। तो अब यहां से जो वाटर निकलेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो √2gh होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपको हाइट लेनी है, टाइम जो इसको मिलेगा, ये यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां तक आना है। तो अब जो आपका h जो हमने लिया था ना, h माइनस h जिससे हमने कहा था, ये कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। इस हाइट को मैं आपको कितनी लिखें, h1 प्लस h2 माइनस h, आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि एक्चुअल में अगर आप ये मान लें कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, है नहीं लेकिन ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास, चलिए इसको मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखा दूं जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि ये हमारा एजम्पशन है, ये हमारे पास वाटर है नहीं, ये एयर है, लेकिन हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास वाटर है, ठीक है। वैसे भी हम यहाँ पे होल करते थे, उसके ऊपर वाला ही वाटर तो एक्शन में आएगा, नीचे तो वैसे भी रेस्ट पे ही रहना ना, यहां तो सारी चीज रेस्ट पे ही रहनी है, इससे ऊपर ही तो एक्शन होगा। वेलोसिटी किसको मिलेगी, जो ऊपर पार्टिकल है। बात समझ में आई, ठीक है। तो नीचे है नहीं है आपको फर्क नहीं पड़ता, आप उसे एज्यूम कर लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक। तो अब अगर आपको रेंज निकालनी है तो आप क्या कहेंगे, 2√h, ये तो टॉप से डिस्टेंस आ गया, बॉटम से डिस्टेंस कितना, h1 प्लस h2, ये कैपिटल H हो गया, माइनस h। इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वैल्यू वहां क्या दी होगी, 10 मीटर 5 मीटर कुछ भी दिया होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, टाइम आपने कैसे निकाला बेटा, √2h1 प्लस h2 माइनस h अपॉन g, ये मेरा टाइम आया। और मेरी जो वेलोसिटी आई वो आई √2g, कौन सा था, h2 था क्या, ओके h2 था बेटा, सॉरी, यहाँ पे h2 आएगा, ठीक है। बिल्कुल h नहीं आएगा, h2 आएगा, नहीं 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 h ही तो आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, h ही है, h है, h है, हाँ यार कंफ्यूज मत करो, h है।
H2 तो बेस से हाइट है, होल से हाइट तो H है, H रहेगा, ठीक है, सही लिखा था, सही लिखा था भाई। चलिए चलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और। तो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।